हेलो और खुश आमदीद एक और लेक्चर में। बल्कि ये है एक एक्टिविटी और इसके अंदर हम एक गेम बनाएंगे यूजिंग HTML जावास्क्रिप्ट एंड CSS। और इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स हम इस कोर्स के अंदर कर रहे होंगे या शायद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन विल सी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप इस रिपॉजिटरी पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप देखेंगे कि वेब डेव बेसिक्स उर्दू, और इसका लिंक जो है वो जैसे आमतौर पे हर एक्टिविटी के साथ होता है हमारी साइट पे, वैसे ही यहाँ पे आपको रिसोर्सेज के अंदर मिल जाएगा। बट द आइडिया इज़ कि आप यहाँ पे जाएंगे, इस पे कोड पे क्लिक करेंगे, इस URL को कॉपी कर लेंगे और उसके बाद जो भी आपका टर्मिनल है आप वहाँ पे जाके गिट क्लोन और फिर ये वाली कमांड लिखेंगे तो आपके पास ये प्रोजेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, गिव मी वन क्विक सेकंड टू स्विच टू वार्प, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ हाउ टू डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना टर्मिनल ऑन रख रहे हैं तो व्हाट यू कुड डू इन दिस केस, इसके आप ये कर सकते हो कि आपका हो गिट क्लोन और फिर ये पूरी कमांड, और इससे आपके पास प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा जिसमें हमारी स्टार्टर फाइल्स मौजूद हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो देखने वाली अभी है वो ये कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इटसेल्फ हमारे पास स्टार्टर फाइल्स हैं और उसके अंदर जो है सेक्शन 4, और ये हम गेम बना रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर या आई थिंक इंडिया के अंदर भी एक गेम होता है जिसको हम पुगम की पुगाई कहते हैं। तो हम कुछ उस तरीके का गेम बना रहे होंगे जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS के थ्रू। तो सबसे पहले जब आप इसको अपने कोड के अंदर ओपन कर लोगे या अपने VS कोड में इस प्रोजेक्ट को खोल लोगे तो आपको यही सारी चीज़ें नजर आएंगी, स्टार्टर फाइल्स, सेक्शन 4 JS और ये पुगम का गेम है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो एक पैकेज है और उसको हम रन करेंगे इस तरीके से। हम रूट से कहेंगे npx http-server और इसके बाद आप इस फोल्डर का पाथ दे दोगे। तो हम पाथ अगर देना चाहे तो हम कहेंगे यहाँ पे स्टार्टर फाइल्स स्लैश सेक्शन 4 और फिर यहाँ पे जो पुगम का गेम है। जब हम इस कमांड को रन करेंगे तो ये सक्सेसफुली रन होने पे हमें इस तरह का मैसेज दे रहा होगा और हम अब आगे बढ़ सकते हैं और हम अब जो है इस लिंक को खोल सकते हैं जो कि ये वाला लिंक है। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो आपको नज़र आएगा कि एक एम्प्टी पेज आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि अभी हमारे HTML में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम अपने HTML में जाते हैं और अपने HTML में जाके हम यहाँ पे, और अपनी एक जावास्क्रिप्ट फाइल भी हमने बनाई हुई है तो हम इन दोनों को खोल लेते हैं। तो HTML फाइल के अंदर हम एक्सक्लेमेशन एंटर करेंगे हमेशा की तरह, तो हमारे पास इस तरह का कोड खुल जाएगा या हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट कोड आ जाता है। और अब हमारे पास ये चॉइस है कि हम यहाँ पे मज़ीद कंटेंट जो है वो लेकर आ सकें। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहेंगे पुगम गेम और यहाँ पे हम एक हेडिंग डाल देते हैं फॉर एग्जांपल H1 की, और हम कह देते हैं पुगम गेम। ठीक है, इसको आप सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास ये हेडिंग आ गई। अच्छा, अब हम जो है वो कुछ क्विक ट्रिक्स करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि मुझे ये फ़ॉन्ट जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो नहीं पसंद है, बल्कि मुझे जो फ़ॉन्ट पसंद है वो है नुनीटो, तो मैं वो यूज़ करूँगा। तो मैं गूगल करूँगा ऑफ कोर्स एज़ अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं कहूँगा नुनीटो फ़ॉन्ट और फिर आपको ये लिंक मिल जाएगा। हम गूगल कर लेते हैं और फर्स्ट लिंक पे जाते हैं और फिर आप यहाँ से ये काम करोगे कि यहाँ पे जो मीडियम वाला है इसको सिलेक्ट करोगे। मेरे पास यहाँ पे रिमूव मीडियम आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे जैसे कि बाकी सब सिलेक्ट हुए हैं। जब ये सिलेक्ट कर लिए जाएंगे तो उसके बाद आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे जो राइट साइड है इस पर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस पर आपको नज़र आ रहा होगा ये पूरा लिंक है। आप इसको कॉपी करोगे, सही है, और इसको जाके पेस्ट करना है हमें अपनी HTML के अंदर। तो हम अपने कोड पे जाएंगे और यहाँ पे टाइटल के नीचे हम इसको पेस्ट कर देंगे। 3 लिंक टैग्स आएंगे तो इसको हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद जो हमें फाइनल चीज़ चाहिए वो CSS चाहिए, तो हम अपनी एक CSS फाइल बनाएंगे इसी फोल्डर के अंदर, पुगम गेम के अंदर। तो आप मेक श्योर करना कि आप यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हो, यानी कि पुगम गेम पे, सेक्शन 4 पे नहीं। राइट क्लिक, न्यू फाइल, और यहाँ आपने फॉर एग्जाम्पल कह दिया main.css, और इसके बाद हम इन फाइल्स को इंक्लूड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपनी CSS फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो हम यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल कहते हैं अपने इस एंड पे हम कहेंगे लिंक, और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल कह सकते हो लिंक, और यहाँ पे हमारे पास href आ जाएगा। यहाँ पे आप कहोगे ./main.css और rel देना ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं स्टाइल शीट। ठीक है, तो हमने इस तरीके से अपनी CSS फाइल को लिंक कर लिया। अब हम अपनी जावास्क्रिप्ट को भी लिंक करेंगे, लेकिन हम बॉडी के ख़त्म होने से बिल्कुल पहले कर रहे होंगे। तो स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम जाके कहेंगे फॉर एग्जांपल src, और हम यहाँ पे कहेंगे ./main.js, और इस तरीके से हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल भी यहाँ पे लिंक हो जाएगी .js के साथ। अब दोनों चीज़ें क्योंकि हमने लिंक कर लिया है तो अगर हम वापस इस पेज पे जाएं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे हमारे पास ये कॉपी करना ज़रूरी है, फॉन्ट फैमिली। तो इसको हम कॉपी करेंगे और उसके बाद हम अपने कोड पे अगर वापस जाएं तो हम CSS फाइल के अंदर जाके कह सकते हैं HTML HTML बॉडी, और इस पे हम जो फॉन्ट फैमिली है वो नुनीटो सेट करें। ठीक है,
ये सब सेट करने के फ़ौरन बाद हमारे पास सारा फ़ॉन्ट सेट हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ जाके रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख रहे हैं मेरा फ़ॉन्ट बिल्कुल चेंज हो गया और ये वही फ़ॉन्ट है जो नूनीटो का फ़ॉन्ट है। तो दिस इज़ हाउ ईज़ी इट इज़ कोई भी गूगल फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना। चलें जी, हमने ये इस्तेमाल कर लिया। अब अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास इस फ़ोल्डर के अंदर जो पुगम का गेम है इसके अंदर 2 फ़ाइल्स हैं एसवीजीज़ की, फ्रंट एसवीजी और बैक एसवीजी, ठीक है? इन फाइल्स को अगर आप जाके अपने फाइंडर के अंदर देखोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। तो अगर मैं रिवील इन फाइंडर करूँ तो आपको नज़र आएगा कि हमारे पास एक जो है वो बैक की एसवीजी है और एक फ्रंट की एसवीजी है और इन दोनों को हम इस्तेमाल कर रहे होंगे क्योंकि प्रोग्राम के यही 2 रिजल्ट्स होते हैं, या तो फ्रंट होता है या तो बैक होता है, ठीक है? तो हम इसका गेम बनाना स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्योंकि हमें पता है कि 3 डिफरेंट 3 लोग होते हैं या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन लेट्स से हम जो गेम बना रहे हैं उसमें 3 हैं। तो 3 लोग होंगे, तीनों में से कुछ जो है वो बैक दिखाएँगे, कुछ फ्रंट दिखाएँगे। तो इट डिपेंड्स ऑन फिर उस पे रिज़ल्ट क्या आता है, उसकी कैलकुलेशन कैसी होती है। लेकिन हमारे पास 1 प्लेयर होगा और 2 जो है वो कंप्यूटर्स होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उसके लिए हम 3 एलिमेंट्स बनाएँगे। हम सबसे पहले तो एक सेक्शन बनाएँगे जिसके अंदर ये सब होगा और मैं इसको ज़रा क्लोज़ कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक सेक्शन है जिसको हमने गेम सेक्शन का नाम दे रहे हैं ताकि हम इसके अंदर कोड कर सकें। तो हम इसको कहते हैं आईडी और यहाँ पे हम कहते हैं गेम सेक्शन, ठीक है? इसके अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो हमारे पास 2 कंप्यूटर होंगे और 1 जो है वो प्लेयर होगा। तो हम ये काम करेंगे कि हम कंप्यूटर के दोनों जो प्लेयर्स हैं या दोनों जो कंप्यूटर के एलिमेंट्स होंगे, उनको हम एक रो के अंदर रखेंगे। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि मेरे पास एक रो आएगी जिसमें हम कंप्यूटर होगा और एक और रो आएगी जिसमें प्लेयर होगा, ठीक है? कंप्यूटर प्लेयर्स यू कुड से, ठीक है? और यहाँ पे आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल ह्यूमन प्लेयर। तो इस रो के का मतलब ये हुआ कि मुझे 2 एलिमेंट्स चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू हियर इज़ कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ कि मैं फ्लेक्स इस्तेमाल करूँ सीएसएस का और मैं चाहूँ तो मैं ग्रिड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इट्स अप टू मी कि मैं इसको किस तरीके से लेके चलना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे इसको ये करूँगा कि मैं एक सिंगल कॉलम रखूँगा और 2 उसके अंदर हम एलिमेंट्स रख सकते हैं, या चलो इसमें हम 2 रोज़ ले लेते हैं। तो हम फ्लेक्स एक डिव लेंगे जिसके अंदर फ्लेक्स होगा, ठीक है? इसके अंदर फिर हम 2 एलिमेंट्स लेंगे। तो हम यहाँ पे पहली इमेज लेंगे, ठीक है? जिसके अंदर हम एसआरसी लेंगे और यहाँ हम कहेंगे इमेजेस और यहाँ पे हम कहेंगे बैक डॉट एसवीजी। लेट्स से अभी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सबकी बैक कर रहे हैं, ठीक है? इस इमेज को हम क्लास दे देंगे, इस इमेज को हम क्लास देंगे प्लेयर, ठीक है? अच्छा, और इसमें हम 2 इमेजेस रख रहे हैं। सिमिलरली हम एक और डिव लेंगे और उसके अंदर हम एक एलिमेंट रखेंगे 2 के बजाय, और इसमें भी हमने प्लेयर की क्लास ली हुई है। यानी कि अब हमारे पास 3 प्लेयर्स हो गए, 2 ऊपर और 1 नीचे। तो अगर हम जाके अपने पेज पे जाएँ और रिफ्रेश करें तो आपको नज़र आ गया कि ये इस तरीके से हमारे पास बन गया। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये इमेजेस बहुत ज़्यादा बड़ी हैं तो हम इसको ऑब्वियसली छोटा कर देंगे। तो क्योंकि हमने ये क्लास प्लेयर दे दी है तो अब हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। हम कहेंगे गेम सेक्शन के अंदर जो प्लेयर्स हैं उसको कुछ कहना है हमें। तो हम कहेंगे गेम सेक्शन के अंदर जो प्लेयर की क्लास वाले एलिमेंट है उसकी जो विड्थ है वो हम 100 पिक्सल कर देंगे और उसकी हाइट जो है वो भी हम 100 पिक्सल कर देंगे। अगर हम इसको सेव कर दें और जाके ब्राउज़र पे रन करें तो अब क्या ये 100 पिक्सल हो चुका है? लेट्स सी। मैं इसको ज़रा ज़ूम आउट करता हूँ। इस पेज को भी हम मेक श्योर करेंगे कि ये ज़ूम इन 100% हुआ हो, ठीक है? अब अगर मैं इस इमेज को देखूँ तो इस पे स्टाइल नहीं लग रहा क्योंकि हमने क्लास प्लेयर ली हुई है और गेम सेक्शन आईडी है। तो लेट्स डबल चेक कि हमने हर चीज़ सही से की है या नहीं की। तो गेम सेक्शन आईडी के अंदर प्लेयर होगा और उसकी विड्थ 100% और हाइट 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल होनी चाहिए। यहाँ पे हमने आरईएल स्टाइल शीट लिया हुआ था, एचरेफ जो है वो मेन सीएसएस लिया हुआ है। दिस शुड आइडियली वर्क। इसको डबल चेक कर लेते हैं। यस, वर्क कर रहा है। तो मैंने सिर्फ कमांड शिफ्ट आर दबाया, या आप विंडोज़ पीसी पे हो तो कंट्रोल शिफ्ट आर दबाओगे तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये शायद थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया है तो आई विल इंक्रीज़ दिस। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि हमने एक ही क्लास जो है वो हर एलिमेंट को दी हुई है तो इसलिए हम एक को भी चेंज करेंगे तो सारे चेंज हो जाएंगे। तो हम इसको 200 पिक्सल कर लेते हैं। अब हम जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास ये चेंज होके आ रहा है। सही है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ ये पूरा सेक्शन जो है वो सेंटर में आ जाए। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं यहाँ जाके कहूँगा कि गेम सेक्शन इटसेल्फ जो है उसको हमें सेंटर में लेके आना है। तो उसको हम एक मैक्स विड्थ दे देंगे। लेट्स से हम इसको कहते हैं 500 पिक्सल। और इसको फिर हम ये भी कहेंगे कि इसकी मार्जिन इनलाइन जो है वो होगी ऑटो। इसका मतलब होता है कि मैं इसको एक मैक्सिमम विड्थ दे रहा हूँ और हम इनलाइन मार्जिन दे रहे हैं ऑटो, तो ये लेफ़्ट और राइट दोनों जगह से अपनी मार्जिन ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो आप देख रहे हैं ये ऐसा आ गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ? अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो गेम सेक्शन है ना, ये गेम सेक्शन में ये जो आपको दोनों साइड पे ऑरेंज एरिया नज़र आ रहा है,
ये मार्जिन है और ये जो ब्लू हाइलाइटेड एरिया नज़र आ रहा है ये इस गेम सेक्शन की विड्थ है। तो क्योंकि हमने इसकी विड्थ कही है 500 पिक्सल और अब वहाँ पे ऊपर टॉप पे देखोगे तो वो सेक्शन गेम सेक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस जगह पे देखिएगा गौर से। तो यहाँ पे 500 बाई 412, तो 500 इसकी हमने मैक्सिमम विड्थ दे दी गेम सेक्शन की और हमने इसको मार्जिन ऑटो लेफ्ट और राइट दे दिया। अगर हम इसकी मार्जिन हटा दें तो ये अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें इसको ऑटो मार्जिन देनी है ताकि ये खुद से सेंटर में आ जाए और इसकी मैक्सिमम विड्थ देना ज़रूरी है, वरना ये काम नहीं करेगा। ठीक है, मैक्सिमम विड्थ अगर नहीं देंगे तो देखें फिर भी वहाँ चला गया, मार्जिन लाइन नहीं देंगे तो भी चला जाएगा, तो ये दोनों देना ज़रूरी है। अच्छा, अब हम ये काम करेंगे कि हम इसको मैक्स विड्थ 500 की बजाय 600 देंगे, क्योंकि हमें इसके बीच में थोड़ा सा गैप भी देना है। तो अब जो ये प्लेयर वाली चीज़ है आप देख रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास ये फ्लेक्स की क्लास हमने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो आप इसको जो है वो प्लेयर रो कह सकते हो, फॉर एग्जांपल प्लेयर रो और प्लेयर्स रो, और इसी तरीके से हमारे पास इसको भी प्लेयर्स रो कह सकते हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि हम गेम सेक्शन में जाके कहें कि प्लेयर्स रो की जो क्लास है उस पर हम लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, इसको ज़रा अब चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे अब क्योंकि प्लेयर्स रो पे डिस्प्ले फ्लेक्स लग चुका है, तो अब मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है कि मैं इसके साथ कुछ कहानियाँ कर सकता हूँ, जैसे फ्लेक्स रैप, अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि ये जो प्लेयर्स रो है ना, इसमें आपको ये जो नज़र आ रहा है पर्पल कलर का एरिया, ये फ्री एरिया है, यानी कि ये फ्री स्पेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं इनके दरमियान में गैप आ जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ पे दे दूँ स्पेस बिटवीन, तो आप देख रहे हैं कि दोनों के दरमियान स्पेस आ गया। अब ये जो पर्पल एरिया फ्री स्पेस था वो बीच में आ गया, और यही हम चाह रहे हैं कि ये जस्टिफाई कॉन्टेंट इस सिचुएशन के अंदर स्पेस आ जाए और ये इस तरीके से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, अच्छा, तो अब इसका मैं यहाँ पे जाके चेंज कर देता हूँ, जस्टिफाई कॉन्टेंट और स्पेस बिटवीन। अच्छा, यहाँ पे अगर हम सिर्फ इंस्पेक्टर में चेंज कर रहे हैं तो असल कोड के अंदर चेंज नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो आपको नज़र आएगा रिफ़्रेश करने पे ये फिर वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन मुझे ये स्टाइल लगाने हैं तो मैंने अब इस तरीके से लगा दिया, तो अब ये काम कर रहा है। तो पहली रो में दोनों के दरमियान गैप चाहिए, दूसरी रो में मुझे गैप नहीं चाहिए, एक ही एलिमेंट है सेंटर में चाहिए। तो हम ये काम करेंगे कि हम प्लेयर्स रो में जस्टिफाई कॉन्टेंट बिटवीन दिया हुआ है, लेकिन मुझे जो दूसरा रो है अभी उस पर भी यही सारी चीज़ लग गई है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। मुझे दूसरी रो पे ये काम नहीं करना, तो इसके लिए मैं दूसरी रो पे कोई अलग से स्टाइल लगाऊंगा। और आपने और हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये देखा हुआ था कि हम किसी भी एलिमेंट का सूडो क्लास इस्तेमाल करके उस पर स्टाइल लगा सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ प्लेयर्स रो में जो nth चाइल्ड है 2, यानी कि सेकेंड जो रो आ रही है उसका जस्टिफाई कॉन्टेंट जो है वो सेंटर हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये ऊपर वाला स्टाइल क्यों हटा लिया डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि ये डिस्प्ले फ्लेक्स जो है वो सब पे लग रहा है, सारी प्लेयर्स रो पे डिस्प्ले फ्लेक्स लग रहा है, लेकिन सिर्फ सेकंड वाले पे के अंदर हम जस्टिफाई कंटेंट को ओवरराइड कर रहे हैं, यानी कि हम इस वाले को रिप्लेस करके ये वाला लगा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ जाकर रिफ्रेश करूँ तो आप देखिए सेंटर में आ गया। अगर मैं इस पर माउस ओवर करूँ सेकंड वाले पे, तो आपको सेकंड वाले पे नज़र आएगा कि ये वाली चीज़ अब स्ट्राइक आउट हुई हुई है, जिसका मतलब है कि ये ओवरराइड हो गई इस नई चीज़ से। तो क्योंकि मैंने एक और नया स्टाइल लगा दिया था nth रो या nth चाइल्ड 2 से, तो ये चीज़ सेंटर कर रही है। अगर मैं इसको हटा दूँ स्टाइल को तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे कि पहला था। तो आई होप दिस मेक सेंस। आगे चलते हैं। हर प्लेयर रो के दरमियान मैं चाह रहा हूँ कि मार्जिन बॉटम हो, ताकि यहाँ पे बीच में कुछ स्पेस आ जाए। तो हम यहाँ पे कहेंगे मार्जिन बॉटम 10 या 20 पिक्सल, और अब अगर हम रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया। हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको 40 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा गैप आ गया। अब हम इसको देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ज़बरदस्त हो गया ना ये। अब हमें नज़र आ रहा है कि 3 हाथ तो यहाँ पे आ गए, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ इनकी डायरेक्शन वैसी हो जैसी वाकई जब हम गेम खेल रहे होते हैं तो हम जिस तरीके से करते हैं। तो हम ये काम करेंगे कि ये जो दोनों हैं इनको थोड़ा सा घुमाएंगे और इनको ऐसा करेंगे जैसे वाकई गेम चल रहा हो। तो हम ये करेंगे कि फर्स्ट प्लेयर रो जो है इसके अंदर, और आप ये भी काम कर सकते हो एक्चुअली कि हम 1 2 के बजाय हम ये जो प्लेयर्स रो है इस पर मज़ीद क्लास लगाएं। फॉर एग्जांपल प्लेयर्स रो के साथ हम लगा सकते हैं प्लेयर्स रो कंप्यूटर या कॉम्प। ठीक है, दूसरे वाले पे हमने नहीं लगाई हुई, तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों से, या हम ये भी कर सकते हैं कि हम प्लेयर्स रो यूज़र, ठीक है, ये भी काम कर सकते हैं। तो अगर हम इसको करें प्लेयर्स रो कॉम्प को, तो हमारे पास फिर यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। हम क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, हम इनको आईडीज़ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ प्लेयर 1 यहाँ पे, इसी तरीके से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, या प्लेयर 1 के बजाय मैं कह सकता हूँ कॉम्प 1,
और यहाँ पे हम कह सकते हैं ID comp2 और इस तरीके से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ID player1। ठीक है, आप चाहो तो आप ये काम भी कर सकते हो। तो अब इस सिचुएशन में ये होगा कि मेरे पास क्योंकि ID comp1 comp2 और player1 पड़ी हुई है तो मैं सबको इंडिविजुअली हैंडल कर सकता हूँ। इस सिचुएशन में हमें ये प्लेयर्स रो कॉम्प की ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर रहे हैं और प्लेयर्स रो यूज़र की भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे जाके कहेंगे कि गेम सेक्शन के अंदर मेरे पास अगर कोई प्लेयर मौजूद है, अब आप देखेंगे इस प्लेयर पे क्लास लगी हुई है लेकिन आईडी भी लगी हुई है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कोई ऐसा प्लेयर जिसकी आईडी हो comp1, उसके साथ क्या करना है, उसके साथ हमें करना है ट्रांसफॉर्म और हम यहाँ पे कहेंगे रोटेट और रोटेट पे हम एंगल दे देंगे। तो हम इसको लेट से एंगल दे देते हैं -270 या 270 डिग्री दे देते हैं। ठीक है, 270 डिग्री। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें ये मुड़ गया। हमें इसको मुड़ाना 270 पे नहीं है बल्कि इस एंगल पे है कि ये यहाँ पे यूँ आ रहा हो। सही है, क्योंकि हम जब नॉर्मली पोगम वगैरह खेलते हैं तो इस तरीके से तीनों एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया जो कि है 136 डिग्री, मे बी वील गो विद 135 डिग्री इस तरीके से। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं कि रोटेट हमने करना है 135 डिग्री। जो दूसरा वाला है इस पर भी हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, तो इस पर हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म रोटेट और ये देखें कितना ज़बरदस्त टूल है कि हम ऑटोमेटिकली सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि रोटेशन कैसी करनी है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि इसकी रोटेशन यहाँ तक आएगी और लेट से ये हमारे पास आ जाती है 215 डिग्री पे भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि चलें सही है, ये इस तरीके से आ रही है। सही है, तो लेट से हमने ये वाली सेलेक्ट कर ली और हम ट्रांसफॉर्म 215 डिग्री पे चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म रोटेट comp1 जो है इसको यही रहने देंगे और हम कहेंगे गेम सेक्शन प्लेयर विद ID comp2 जो है इसको हम ये दे देंगे। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ और इसको 215 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम रिफ़्रेश करें तो देखें जब भी मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से आ रहा है। अब ये लग रहा है थोड़ा बहुत कि हाँ पुगम वाला गेम यहाँ पे चल रहा है। तो अब जो गेम की लॉजिक है, क्योंकि हमने प्लेसमेंट कर दी है CSS वाइज, अब हम गेम की लॉजिक लिख सकते हैं कि हर दफ़ा जो है वो रैंडम कोई आ रहा हो रिज़ल्ट इन दोनों का। सही है, तो अब क्या करेंगे हम इसकी गेम की लॉजिक लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये करेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे और अपना मेन फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि मुझे जो है वो हर चीज़ या टॉप लेवल पे अपना फंक्शन रखना जो है वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ पे हमने मेन कॉल कर लिया। सही है, इसके अंदर फॉर नाउ हम जस्ट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के रन करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये काम कर रहा है। एज़ यू कैन सी अलर्ट आ गया, तो ये काम कर रहा है, इसका मतलब है। अब हम इसके बजाय जो है वो गेम लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे ये काम करना है कि ये या तो बैक होगा या तो फ्रंट होगा, तो दोनों में से कोई एक चीज़ आ रही होगी। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसको हम जब प्लानिंग करते हैं ना तो हम इस तरीके से प्लान करते हैं कि अच्छा मेरे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, चीज़ें क्या हैं। तो मेरे पास 3 चीज़ें हैं, प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है, प्लेयर 3 है। ये 3 चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। तो मैं इन तीनों के अलग अलग वेरिएबल बना सकता हूँ और उनकी स्टेट बना सकता हूँ कि उसमें क्या चीज़ मौजूद है। तो लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स प्लेयर 1। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास होगा कि रिजल्ट क्या आया, या मूव हम इसको कह सकते हैं। अब मूव में हमारे पास जो है वो हो सकता है फ्रंट, इसी तरह मूव में हमारे पास हो सकता है बैक। ठीक है, तो जो भी वैल्यू होगी इसको हम फ्रंट या बैक से रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे ज़्यादा ये चीज़ पसंद नहीं है कि हम सेम किस्म की स्ट्रिंग को बार बार इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल यही काम अगर मुझे प्लेयर 2 के लिए करना है तो मैं यहाँ पे फिर ये कर रहा हूँ। तो स्ट्रिंग कॉपी पेस्ट करना बहुत अच्छी बात नहीं होती कोड क्वालिटी के लिए, क्योंकि अगर आपने एक जगह भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो यू हैव अ प्रॉब्लम। और अगर मुझे इस बैक को इन द फ्यूचर जाके बैक करना हुआ तो भी आई हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें रिप्लेस करनी पड़ेंगी। तो व्हाट आई यूजुअली डू इज़ कि मैं कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कहूँगा और मैं कहूँगा मूव्स, और कॉन्स्टेंट्स को आमतौर पे कैपिटल या ऑल कैप्स के अंदर क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ पे मैं कहूँगा कॉन्स्ट मूव्स, जिसके अंदर जो की होगी वो फ्रंट होगी और उसकी वैल्यू होगी फ्रंट। इसी तरीके से की बैक होगी और वैल्यू क्या होगी, बैक। अब मैं यहाँ पे जाके कह सकता हूँ कि प्लेयर 1 का जो मूव है ना अभी वो है क्या, फ्रंट। तो अब मेरे पास ये चीज़ आसान हो गई कि मैं इस मूव्स फ्रंट को यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और किसी भी पॉइंट पे मैं इस फ्रंट को जाके अगर फ्रंट में चेंज कर दूँ तो मेरे कोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों जगह मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज की है। ठीक है, अच्छा चलिए, एक तो चीज़ ये हो गई, प्लेयर 1 आ गया, प्लेयर 2 आ गया, और इसी तरीके से मेरे पास
प्लेयर 3 आ गया। आप इसको प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3 के बजाय कॉम्प 1, क्योंकि हम कंसिस्टेंसी रख रहे हैं, कॉम्प 2 और यहाँ पे हम कहते हैं प्लेयर 1। ठीक है, तो मेरे पास ये तीनों प्लेयर्स आ गए। अब क्योंकि मेरे पास ये फ्रंट आ चुके हैं, तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा कॉन्स्ट रेंडर का। और रेंडर का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास देखो जो गेम की लॉजिक है ना, वो क्या है, हम अगर इसको कमेंट्स के अंदर लिखना स्टार्ट करें कि यार गेम करता क्या है, सबसे पहले गेम क्या करेगा, पेज लोड होगा, उसके बाद क्या होगा, मूव्स कैलकुलेट होंगे कि किस बंदे ने फ्रंट दिखाया या बैक दिखाया, उसके बाद जो भी रिजल्ट बना मूव्स का उसको हम लेके जाएंगे और उसको हम रेंडर करेंगे यूआई पे। फिर हम देखेंगे हु इज़ द विनर और फिर हम कहेंगे इनफॉर्म द विनर, कि हम बता देंगे कि भाई विनर कौन है। हम कहेंगे अलर्ट, प्लेयर 1 जीत गया, प्लेयर 2 जीत गया, प्लेयर 3 जीत गया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होगा। तो पेज लोड इस मेन फंक्शन के अंदर कवर हो चुका है, यहाँ पे हमारा पेज लोड हो चुका। अब हम मूव्स कैलकुलेट करेंगे कौन कौन से मूव्स किसके हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम कह रहे हैं कि सबके मूव्स जो है ना वो इस तरीके से बने हुए हैं। जब मूव्स कैलकुलेट हो चुके होंगे, और ये काम अभी हम प्रोग्रामेटिकली करेंगे कि रीकैलकुलेट कैसे हो सकता है, लेकिन लेट से हम मूव्स कैलकुलेट करते हैं ऑटोमेटिकली, और हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट कैलकुलेट, या हम कह सकते हैं गेट मूव्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो गेट मूव्स एक फंक्शन होगा, हम एरो फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे इस सिचुएशन के अंदर एक एरे ऑफ मूव्स। ठीक है, या हम तीनों प्लेयर्स को लेट से रिटर्न कर सकते हैं इस केस के अंदर। तो लेट से हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई प्लेयर, हम इसको रिटर्न करते हैं एक एरे जिसके अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं कॉम्प 1, ठीक है, कॉम्प 2 और कॉम्प 3। अच्छा, ये चीज़ हमें समझ आ गई कि हम कॉम्प 1 पे देख रहे हैं, कॉम्प 2, कॉम्प 3। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं रादर देन डूइंग दिस। तो हम ये काम करेंगे कि हम मूव्स कैलकुलेट में कैलकुलेट मूव्स कर देते हैं, कैलकुलेट मूव्स, ताकि हमने जो एल्गोरिथम बनाया है हम उसी पे चलें, हम बहुत आगे ना जाएं। कैलकुलेट मूव्स पे हम गए। ठीक है, कैलकुलेट मूव्स में हम यहाँ पे देखेंगे कि रैंडमाइज कंप्यूटर मूव्स, लेट से इस पे हम कोड बाद में करेंगे, लेकिन जब ये मूव रैंडमाइज हो चुके होंगे तो दैट्स प्रीटी मच इट। और हम यहाँ पे एक और काम ये करेंगे कि गेट यूज़र मूव। जब ये दोनों काम हो जाएंगे और हम मूव्स कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो व्हाट वील डू इज़ कि हम इसकी इनकी जो वैल्यूज़ है वो असाइन कर चुके होंगे कि प्लेयर 1 का क्या है, प्लेयर 2 का क्या है, प्लेयर 3 का क्या है। ये सब हो जाएगा इस कैलकुलेट मूव के अंदर। फिर हम करेंगे रेंडर। तो रेंडर का मेथड अलग है। तो मेन के अंदर पहले हमने कॉल किया कैलकुलेट मूव्स, इसने कुछ काम करना है, फिर हम करेंगे रेंडर और ये रेंडर हो जाएगा, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। अच्छा, रेंडर के अंदर फिर हम एक कहानी देखेंगे कि यार अगर मेरे पास जो मूव है कॉम्प 1 का वो फ्रंट है, तो इंडेक्स HTML के अंदर ये जो कॉम्प 1 की इमेज है, इसमें जो सोर्स बनेगा वो बनेगा फ्रंट का या फ्रंट SVG। अगर मूव बैक का है तो बैक SVG बनेगा। तो हम क्योंकि ये दोनों काम कर रहे हैं, इसके लिए हम एक कांस्टेंट क्रिएट करेंगे और हम यहाँ पे कहेंगे कॉन्स्ट मूव्स सोर्सेस। ठीक है, या मूव्स सोर्सेस में हम चले जाते हैं और यहाँ हम कहेंगे कि बैक, अगर मेरे पास फ्रंट का मूव है तो जो सोर्स बनेगा वो एग्जैक्टली यही बनेगा, सोर्स इमेजेस बैक SVG। सो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। फिर मैं आया बैक, और बैक के अंदर मैंने ये वाला रख दिया कि बैक डॉट SVG। तो हमें ये पता चल गया कि इसकी फ्रंट के लिए कौन सी इमेज इस्तेमाल करनी है और बैक के लिए कौन सी इमेज इस्तेमाल करनी है। ठीक है, चले यहाँ तक तो समझ आ गया। फिर हमें ये काम करना है कि जब हम रेंडर कर रहे होंगे तो हम जाएंगे और पहले ये सारे एलिमेंट उठा के लेकर आएंगे, कॉम्प 1, कॉम्प 2, कॉम्प 3, और फिर उसके बाद हम उनको असाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे जाते हैं, हम कहते हैं कॉन्स्ट कॉम्प 1 इमेज इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और उसकी ID हम क्या देख रहे थे इंडेक्स HTML पे, अगर हम देखें तो कॉम्प 1 ID है इसकी। तो हमने यहाँ पे जाके उसकी ID कॉपी कर ली। अब इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मल्टीपल टाइम्स हम इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, एक मिनट। ठीक है, तो हमारे पास कॉम्प 1 इमेज है, कॉम्प 2 इमेज है, और यहाँ पे हमारे पास प्लेयर 1 इमेज है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कॉम्प 2 ID और यहाँ पे है प्लेयर 1। ये सब करने के बाद हम console डॉट लॉग करेंगे तीनों चीज़ों को, ताकि हम देख सकें। तो कॉम्प 1, कॉम्प 2 इमेज, और फिर हमारे पास प्लेयर 1 इमेज, और ये कॉम्प 1 इमेज होना चाहिए। तो अभी तो इसको रन करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है।
तो अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे मैं अपने सोर्सेज के अंदर जाऊँ तो आई कैन गो टू main.js, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा ताकि हम 1 बाय 1 रन कर सकें। तो मैं मेन पे ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ और यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये मेन पे गया, मेन के बाद ये अंदर गया, कैलकुलेट मूव्स, और इसकी स्पेलिंग गलत है तो इसको मैं फिक्स करूँगा। तो ये कैलकुलेट मूव्स के अंदर जाता है, कैलकुलेट मूव्स का फंक्शन खाली पड़ा हुआ है तो कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, फिर बाहर निकलता है, फिर रेंडर के अंदर जाता है। अब रेंडर के अंदर ये जाके comp1 का एलिमेंट लेकर आ रहा है। अगर मैं इस पर माउस ओवर करूँ तो आप देख रहे हैं इसने किस चीज़ को हाईलाइट किया, पहला कंप्यूटर को। फिर मैं आगे बढ़ा, comp2 की इमेज लेकर आया तो ये comp2 की इमेज को हाईलाइट कर रहा है। फिर मैं आगे बढ़ा और मैं प्लेयर 1 की इमेज को लेकर आया तो अब ये प्लेयर 1 की इमेज को हाईलाइट कर रहा है। तो तीनों चीज़ों को इसने हाईलाइट कर दिया। अब मैं जाके इसको console लॉग कर रहा हूँ, तो आप console लॉग करोगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि तीनों चीज़ें मौजूद हैं, comp1, 2 और प्लेयर 1, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा कोड जो है वो बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है। कैलकुलेट फंक्शन का फंक्शन हम रीनेम करेंगे तो मैं इसको डबल क्लिक करके राइट क्लिक करके रीनेम सिंबल कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट की बजाय कैलकुलेट मूव्स कर दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों जगह फिक्स हो जाएगा। चलें जी, यहाँ तक तो समझ आ गया, हमें तीनों प्लेयर्स मिल गए। अब सिर्फ जो काम रह गया है वो इनकी इमेजेस असाइन करने का है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि comp1 इमेज जो है इसका सोर्स .src इक्वल्स, और यहाँ पे मैं कहूँगा moves sources डॉट फ्रंट, ठीक है। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली मूव सोर्सेज का फ्रंट लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये काम नहीं करना। मुझे ये कहना है कि comp1 की इमेज का सोर्स वो होना चाहिए जो comp1 का मूव है। अब वो फ्रंट भी हो सकता है, वो बैक भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसके बजाय ये कहने के हम यहाँ पे कहेंगे comp1 डॉट मूव, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और हम इसको comp2 इमेज के लिए भी करेंगे कि comp2 इमेज जो है वो comp2 के मूव का होना चाहिए, और प्लेयर 1 की इमेज जो है वो प्लेयर 1 के मूव का होना चाहिए, ठीक है। इसको ज़रा हम अब रन करेंगे और डीबग भी करके देखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे गया और मैंने किया, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, नॉट दिस बट इसको, ठीक है, ताकि हम हर चीज़ देख सकें। अब हम इसको करते हैं रिफ़्रेश। रिफ़्रेश करने के बाद ये यहाँ पे आया, मैं ब्रेक पॉइंट सही जगह पे लगाऊंगा, मेन के अंदर गया कैलकुलेट मूव्स पे मैं स्टेप ओवर कर रहा हूँ ताकि हम इसके स्टेप ओवर हो जाएं। फिर रेंडर के अंदर गया, रेंडर के अंदर तीनों इमेज लेकर आया 1 बाय 1। अब ये कह रहा है कि comp1 की जो सोर्स इमेज है, जो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे बैक लगी हुई है, इसको चेंज करके comp1 के मूव पे आ जाओ, ठीक है। अब ये जो फ्रंट आ रहा है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि ये फ्रंट सोर्स नहीं है। सोर्स होगा कि हम फ्रंट के केस के अंदर मूव सोर्स का फ्रंट इस्तेमाल करें, और दूसरे केस के अंदर दूसरे का बैक के अंदर बैक का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो हम अभी comp1 मूव पे नहीं जा सकते। तो हर चीज़ के लिए या तो हम अब दो काम कर सकते हैं। हम ये काम कर सकते हैं कि हम चेक करें इफ़ comp1 डॉट मूव इक्वल्स मूव्स डॉट फ्रंट। अगर मेरे पास मूव्स डॉट फ्रंट है तो यहाँ पे जाके क्या काम करे, comp1 के सोर्स को इक्वल कर दे मूव्स सोर्सेस डॉट फ्रंट। इसको ज़रा चला के देखते हैं ताकि हमें समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये अंदर जाएगा, और जब ये इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो लेट्स सी, मैंने रिफ़्रेश किया, ये यहाँ पे गया, फिर ये यहाँ पे गया। अब हम देख रहे हैं क्या फर्स्ट कंप्यूटर का जो मूव है वो फ्रंट है, और ये भी फ्रंट है, मूव्स फ्रंट। अगर ये दोनों फ्रंट हैं, यानी कि comp1 का मूव फ्रंट है और इसको हमने कंपेयर इससे कर लिया, तो ये जाएगा अंदर और comp1 इमेज की सोर्स को सेट कर देगा मूव सोर्सेज फ्रंट पे। डज दैट मेक सेंस? तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये इस तरीके से काम कर रहा है कि हम मूव सोर्सेज फ्रंट पे ऑटोमेटिकली इसको लेके जा रहे हैं, और इससे ये काम चल जाएगा। अगर हम इसको असाइन करें तो आपको नज़र आएगा कि ये स्टिल सेम चीज़ पे असाइन हुआ है और हमारे पास इमेज चेंज नहीं हुई। अब लेट सपोज हमारे पास ये सिचुएशन ना होती और हम कहते हैं कि नहीं, हमारे पास ये अगर फ्रंट के बजाय एल्स हुआ है, तो हम यहाँ पे जाके चेंज कर देंगे और इसको हम कहेंगे comp1 इमेज सोर्स बैक, ठीक है। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं। हम गए यहाँ पे रेंडर किया, फिर यहाँ पे पहुँचे, फिर आगे गए। अब हमने देखा मूव क्या है, फ्रंट है, लेकिन अभी भी फ्रंट है, तो ये फ्रंट को ही सेट करेगा। अब हम कोड के अंदर जाके अगर इस comp1 को moves डॉट बैक कर दें तो अब सिचुएशन चेंज हो जाएगी। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे जाता है, आगे बढ़ता है। क्या comp1 का मूव फ्रंट है? नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो इसका मूव बैक है, तो ये इस इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा। एल्स में जाएगा तो सोर्स क्या सेट हो रहा है, अभी यहाँ बैक सेट हुआ हुआ था, तो अब ये बैक एसवीजी सेट हुआ हुआ है। अच्छा, हमने क्या दोनों के अंदर बैक रखा हुआ है? यस। तो इसको फ्रंट कर देते हैं और अब हम इस मूव को भी फ्रंट कर देते हैं।
क्योंकि हमने वैल्यूज़ गलत डाली हुई थी। तो अब ज़रा दोबारा इसको ट्राई करते हैं। जिस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पे फ्रंट होगा मूव, तो ये अंदर जाएगा और मूव फ्रंट को सेट कर देगा, और जैसे ही हम चेंज करेंगे तो आपको नज़र आएगा ये फ्रंट पे आ गया। देखा आपने क्या हुआ? जब हमारे पास प्लेयर 1 का या कॉम्प 1 का मूव फ्रंट होगा तो उसकी इमेज चेंज हो जाएगी फ्रंट पे। अब हम जाते हैं, हम कहते हैं कंप्यूटर 1 जो है वो फ्रंट है, कंप्यूटर 2 जो है वो बैक है, और प्लेयर्स 1 जो है वो कौन सा है? वो फ्रंट है। ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट हम ये काम करते हैं कि हम इन इमेजेस की जो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज है वो हमने ये रखी हुई है। ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट या शुरू में सबकी इमेज जो है वो बैक होगी। ठीक है। फिर उसके बाद जब हम आगे जाएंगे मज़ीद तो हम देखेंगे क्या कंप्यूटर 1 जो है वो फ्रंट है। अगर फ्रंट है तो फ्रंट वाली इमेज लगा दो, अगर कंप्यूटर 1 बैक है तो बैक वाली इमेज लगा दो। लेकिन यही काम अब हमें बाकी सबके लिए भी करना पड़ेगा। तो मैं मेन जेएस में जाऊँगा और यहाँ पे यही जो काम हुआ है 3 कंडीशंस के लिए, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि फॉर कंप्यूटर 1, इसी तरीके से मैं यहाँ जाके कह सकता हूँ फॉर कंप्यूटर 2, और फिर हम एक और दफ़ा कॉपी करेंगे और हम कहेंगे फॉर कंप्यूटर 3, या कंप्यूटर 3 नहीं है हमारे पास, है प्लेयर 1। ठीक है। तो अब यहाँ पे कंप्यूटर 1 मूव के बजाय हम कंप्यूटर 2 का चेक करेंगे। कंप्यूटर 1 इमेज के बजाय कंप्यूटर 2 इमेज हो जाएगी, कंप्यूटर 2 इमेज हो जाएगी। इसी तरह ये हो जाएगा प्लेयर 1। ठीक है। ये हो जाएगा प्लेयर 1 इमेज, और ये भी हो जाएगा प्लेयर 1 इमेज। अब ज़रा देखते हैं क्या होता है। हम रिफ़्रेश कर रहे हैं, कैलकुलेट मूव्स में गया, ये प्लेयर 1 इमेज पे गया। अब देखें क्या होता है। ये गया और उसने देखा कंप्यूटर 1 का मूव क्या है? फ्रंट है। फ्रंट है तो ये इस इफ़ कंडीशन के अंदर गया और मूव सोर्सेस फ्रंट की जो वैल्यू है यानी कि फ्रंट एसवीजी को इस इमेज के सोर्स पे असाइन कर दिया। तो हमारे पास ये फ्रंट हो जानी चाहिए। ठीक है। फिर ये आगे बढ़ा, इसने कहा कंप्यूटर 2 का मूव क्या है यार? कंप्यूटर 2 का मूव जो है वो फ्रंट नहीं है, तो ये इफ़ में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा, और बैक वाली एसवीजी इस पे असाइन कर देगा। ज़बरदस्त। फिर हम आगे बढ़े और इसने बोला कि प्लेयर 1 का मूव क्या है? फ्रंट है, तो ये इफ़ में जाएगा और इस पे फ्रंट की असाइन कर देगा। तो अगर हम प्ले कर दें तो देखें कि ये दोनों क्या हो गए? फ्रंट हो गए, और जो प्लेयर 2 था वो बैक रह गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, इस कोड को हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बेस या बहुत बेसिक कोर्स है, इसीलिए हम इसी के साथ चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम 3 कंडीशन थी और तीनों का हमने काम कर दिया, ज़बरदस्त हो गया ये। तो अब मैं कोई भी कंडीशन यहाँ पे रख के चेंज कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल तीनों को फ्रंट कर सकता हूँ या तीनों को बैक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल तीनों को फ्रंट करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा? तीनों फ्रंट आ जाएंगे। अगर हम तीनों को बैक कर देंगे तो क्या होगा? या शुरू के 2 को बैक कर देंगे और आखिरी को फ्रंट रहने देंगे तो ये हो जाएगा। तो हम इसको किसी भी तरीके से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। चलें, यहाँ तक तो हमने समझ आ गया कि हमने पेज लोड देख लिया, मूव्स कैलकुलेट देख लिया जो अभी खाली पड़ा हुआ है। फिर हमने कहा रेंडर करेंगे और फिर हम देखेंगे कौन विनर है और इन्फॉर्म द विनर, और विनर को इन्फॉर्म करेंगे। तो ये हमने लॉजिक रखी हुई है। तो अब हम क्या काम करेंगे? ये जो मूव्स कैलकुलेट वाली चीज़ है ना, इसके अंदर हम रैंडमाइज करेंगे कंप्यूटर के मूव। ये कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ जाके कहेंगे कि इस पॉइंट पे हम कहेंगे कि प्लेयर 1 या कॉम्प 1 डॉट मूव, हम इसके मूव को असाइन करेंगे और हम कह सकते हैं कि ये फ्रंट भी हो सकता है, ये बैक भी हो सकता है। हम इसको रैंडमाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं समथिंग लाइक मैथ डॉट रैंडम, लेकिन उसके लिए हमें एक अरे चाहिए होती है। तो लेट से हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं। हम कहते हैं कॉन्स मूव्स इक्वल्स, और हमने एक एरे क्रिएट की और हमने कहा मूव्स, जो हमारे पास मूव्स का कॉन्स्टेंट है फ्रंट, एंड मूव्स डॉट बैक। ठीक है, ये हमारे पास 2 मूव्स हैं और इन दोनों को हमने एक एरे में डाल दिया। अब हम कहेंगे यहाँ पे कि भाई इस मूव्स की एरे में से कोई भी रैंडम चीज़ निकाल लो। तो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं समथिंग लाइक, अगर हम इसको कमेंट करें तो समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे रैंडम इंडेक्स आ जाए। रैंडम इंडेक्स से क्या होगा कि हम कहेंगे कि यार हर दफ़ा या तो यहाँ से 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट उठा लो या 1 वाला उठा लो, दोनों में से कोई एक उठा लो और उसको जो है वो हम एक रैंडम मूव में असाइन कर देंगे। तो पहले तो हम एक कॉन्स लेते हैं रैंडम मूव। ठीक है, इस रैंडम मूव के लिए हमें चाहिए रैंडम इंडेक्स, तो हम यहाँ पे लेते हैं रैंडम इंडेक्स। रैंडम इंडेक्स कैसे निकले? रैंडम इंडेक्स के लिए हम यूज़ करते हैं मैथ डॉट फ्लोर। ठीक है, और इसके अंदर हम लेते हैं मैथ डॉट रैंडम। सही है। इसमें क्या होगा? इसमें सिचुएशन ये हो सकती है कि हम कोई भी मैथ की रैंडम वैल्यू लें 0 से लेकर 1 तक, बल्कि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर मैथ डॉट रैंडम ग्रेटर देन 0.5 है
तो हम ले लें 1, वरना हम ले लें 0। तो इससे हमने क्या मुराद की कि मैथ डॉट रैंडम क्या काम करता है कि ये हर दफ़ा आपको एक वैल्यू देता है फ्रॉम 0 टू 1। मैं इसको ज़रा कमेंट आउट करके आपको चला के दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं कंसोल पे जाऊँ और मैं मैथ डॉट रैंडम लिखूँ, तो आपको नज़र आएगा कि 0.7 आई, 0.5, 0.8, 0.7, 7, 7, 3, 0.3 आ गया। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि किसी भी वैल्यू पे कोई भी या किसी भी दफ़ा 0.1 आ जाए या 0.2 आ जाए या 3 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि यार अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और वैल्यू 0.5 से बड़ी आई, तो मैं 1 ले लूँगा, यानी कि इंडेक्स 1 आ जाएगा, तो मैं इसको पिक करूँ। और अगर मेरे पास इसकी वैल्यू 0.5 से छोटी आ रही है, ठीक है, या उससे बड़ी नहीं है, या 0.5 या उससे छोटी है, तो मैं 0 ले लूँ। तो यानी कि या तो हम इसको पिक कर रहे होंगे या तो हम इसको पिक कर रहे होंगे। लेकिन ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, या वन ऑफ द परफेक्ट एग्जाम्पल्स है कि हम रैंडम इंडेक्स कैसे निकालें 0 या 1 पे से। जब हमारे पास ये चीज़ आ गई, तो अब हमें ये करना रह गया कि हम यहाँ पे जाके सीधा सीधा एक रैंडम इंडेक्स ले लेंगे। तो हमारे पास कंप्यूटर 1 का मूव क्या हो गया, रैंडम इंडेक्स, और इसके लिए हमने इस चीज़ को कैलकुलेट किया। सही है। हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम इस पूरी चीज़ को एक और फंक्शन में मूव कर दें, ताकि हम यही काम मल्टीपल टाइम्स कर सकें, क्योंकि हमें ये काम कंप्यूटर 1 के लिए भी करना है और 2 के लिए भी करना है। इसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट गेट रैंडम इंडेक्स, और उसके अंदर हम सिर्फ रिटर्न कर देंगे एग्जैक्टली सेम चीज़, रिटर्न दिस। अब ये फंक्शन या तो 0 रिटर्न करेगा या 1 करेगा। आप इसमें माउस ओवर कर रहे हो तो ये देखो बता रहा है कि ये या तो 1 रिटर्न करेगा या 0 रिटर्न करेगा। तो अब बजाय इसके कि मैं इस रैंडम इंडेक्स का वेरिएबल बनाऊं, मैं डायरेक्टली यहाँ मूव्स के अंदर कह सकता हूँ गेट रैंडम इंडेक्स। तो इसका मतलब है क्या, मैं कह रहा हूँ मूव्स के अंदर से पिक करो उस इंडेक्स पे से जो कि या तो 0 है या 1 है। तो ये या तो इसको पिक कर लेगा या तो इसको पिक कर लेगा। तो कंप्यूटर 1 का मूव भी हमारे पास हो गया रैंडम, और कंप्यूटर 2 का मूव भी हमारे पास हो गया रैंडम। तो हमने दोनों का रैंडम मूव ले लिया। जब हम ये दोनों मूव ले लेंगे, तो अब हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो ये वाली एग्जीक्यूशन बचेगी, और हमारे पास ऑटोमेटिकली हर चीज़ रैंडम चल रही होगी। ठीक है, तो ज़रा इसको ट्राई करते हैं। हम गए सोर्सेज पे, हम गए यहाँ पे, और हमने कहा अच्छा जो कैलकुलेट मूव्स है ज़रा इस पर भी ब्रेक पॉइंट लगा दिया जाए। ठीक है, और कैलकुलेट मूव्स के अंदर हमने यहाँ पे लगा लिया। अच्छा, अब इस सिचुएशन के अंदर अगर मैं आगे बढ़ूं और प्ले करूं, तो आप देख रहे हो ये पहले गया, इसने एक एरे बनाई जिसके अंदर फ्रंट या बैक है। 0 पे फ्रंट पड़ा हुआ है, 1 पे बैक पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ से फ्रंट और बैक निकाल के एक एरे बना ली। फिर हम आगे बढ़े और हमने कहा कंप्यूटर का जो फर्स्ट का मूव है उसको रैंडम कर लो। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास निकल आएगी ना, वो या तो फ्रंट होके आएगी या तो बैक होके आएगी। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस दफ़ा ये फ्रंट आई है। कंप्यूटर 2 का मूव क्या हुआ, इस दफ़ा बैक आ गया। ठीक है, तो दोनों में से ये रैंडमली पिक करेगा कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू और हमें दे देगा। अब अगर हम इसको प्ले करें तो आप देख रहे हो कि इस सिचुएशन के अंदर ये बैक है और ये फ्रंट है। अब हम एक और काम ये करेंगे कि यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो हम ये करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ को हम बैक कर देते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देख रहे हो कि ये बैक था, क्योंकि हमने इसको अभी बैक ही रखा हुआ है इस वाले को, लेकिन ये बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया। अब हम रिफ़्रेश करते हैं, अब दोनों फ्रंट हो गए, कोई एक बैक हो गया, दोनों फ्रंट हो गए। तो हर दफ़ा जो रिजल्ट आएगा ना रिफ़्रेश करने पे, वो आप देख रहे हो कि रैंडम आ रहा है। हमारे पास कोई ये फिक्स्ड चीज़ नहीं है, तो हमेशा रैंडम वैल्यू आ सकती है इस केस के अंदर, जो कि हमें चाहिए था। तो हमने इस सिचुएशन के अंदर वही प्रोसेस किया हुआ है कि गेम स्टार्ट होता है, मेन के अंदर कैलकुलेट होते हैं मूव्स, जिसके अंदर कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 दोनों को रैंडम चीज़ें असाइन कर दी जाती हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ये सिचुएशन आती है कि हम आगे बढ़ते हैं और इस पूरी चीज़ को रेंडर कर देते हैं, यानी कि इमेजेस को असाइन कर देते हैं। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि प्लेयर का जो मूव है वो हमेशा हमने बैक रखा हुआ है, तो ये कभी भी इस कोड के अंदर नहीं जा रहा होगा, या हमारे पास ये फ्रंट वाले के अंदर अभी नहीं जा रहा होगा। लेकिन हम करेंगे ये कि हम यूज़र से पूछेंगे कि भाई आपको कौन सा मूव चाहिए, फ्रंट चाहिए या बैक चाहिए, और फिर उस लिहाज से हम आगे चलेंगे। तो गेट यूज़र मूव ये जो हमने लगाया हुआ है, इसके लिए हम ये करेंगे कि हम कहेंगे कॉन्स्ट यूज़र मूव, और हम यहाँ पे कहेंगे फॉर एग्जांपल, हम आसान इसको थोड़ा सा रखते हैं फॉर नाउ, हम कहेंगे कि यूज़र से प्रॉम्प्ट करो और पूछो कि इंटर योर मूव। ठीक है, और इसमें हम कह सकते हैं यूज़र को कि फ्रंट बैक। सही है, अब हम यहाँ पे जो भी उसका मूव आएगा उसको हम console लॉग कर देंगे। ठीक है, console.log, और हमने यहाँ कहा यूज़र मूव। अच्छा, इसके अंदर क्या हो सकता है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको जाके कंट्रोल शिफ्ट आर या कमांड शिफ्ट आर करूँगा, तो ये मुझसे पूछ रहा है कौन सा मूव करना है, फ्रंट या बैक। मैंने कहा फ्रंट।
मैंने ओके कर दिया। अब मैं कंसोल पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये फ्रंट आ गया, तो यानी कि हमने यहाँ तक का कोड सही से एग्जीक्यूट कर लिया है। हम इसको ब्रेक पॉइंट लगा के भी चेक करते हैं, तो कमांड शिफ्ट आर या कंट्रोल शिफ्ट आर, ये यहाँ पहुँचा, इसने दोनों के मूव्स असाइन किए, फिर इसने पूछा प्रॉम्प्ट। जैसे ही हमसे प्रॉम्प्ट पूछेगा तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पे फ्रंट और बैक लिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। दूसरा ये कि मैं कैपिटल में फ्रंट भी लिख सकता हूँ। तो इट्स अप टू अस कि हम यहाँ पे क्या लिखें, या यूज़र कुछ भी लिख सकता है। तो इस वैल्यू की वैलिडेशन करनी पड़ेगी कि उसने लाजमी फ्रंट या बैक लिखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं कैंसिल दबा दूँ, तो उसकी अलग कहानी है फिर। लेकिन अगर मैं फ्रंट लिख रहा हूँ तो अब मेरे पास यहाँ पे आ गया फ्रंट। क्योंकि हमें फ्रंट या बैक डायरेक्टली इस फ्रंट या इस बैक के साथ कंपेयर करना है, इसीलिए हम इसकी फॉर्म वैलिडेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई अगर मेरे पास ये सिचुएशन है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इफ़ यूज़र मूव नॉट इक्वल्स टू, कि ये बराबर नहीं है मूव्स डॉट फ्रंट, और यूज़र मूव को कंपेयर करने से पहले हम इसको टू लोअर केस कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास यूज़र मूव फर्स्ट तो होना चाहिए। अच्छा, इसको मैं क्यों चेक करवा रहा हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं रिफ़्रेश करूँ अभी और मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे जाके कैंसिल कह दूँ, तो इस दौरानी में हमारे पास नल आता है और हम नल पे टू लोअर केस नहीं चला सकते, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हम ये चेक करेंगे कि इफ़ यूज़र मूव नॉट इक्वल्स टू, या ये बराबर है नल के, पहली चीज़ तो ये, अगर तो ये नल है, या फिर हम कहेंगे कि यूज़र मूव डॉट टू लोअर केस, इसको हम कहेंगे टू नॉट लोकल लोअर केस बट टू लोअर केस। अगर ये लोअर केस बराबर नहीं है मूव्स डॉट फ्रंट के, ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि ये नल नहीं होना चाहिए। लेट्स मेक इट ईजी, हम एक और कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे कि ये नल नहीं है। अब अंदर जाके हम चेक करेंगे कि इफ़ यूज़र मूव लोकल केस बराबर नहीं है फ्रंट के, और यूज़र मूव डॉट टू लोअर केस बराबर नहीं है मूव्स या मूव्स डॉट बैक के, तो क्या करना है, तो हम थ्रो एरर कर देंगे, थ्रो न्यू एरर, और हम यहाँ पे थ्रो करने से पहले एक अलर्ट भी करा देंगे, अलर्ट इनवैलिड मूव, और यहाँ पे हम थ्रो कर देंगे एरर। हम एरर इसलिए थ्रो कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रुक जाए और आगे ना बढ़े, तो हम यहाँ पे कहेंगे इनवैलिड मूव, ठीक है। अब देखें क्या होता है, जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और मैं कर देता हूँ मूव के बाद कैंसिल, तो मैं प्ले करता हूँ, मैं कर देता हूँ कैंसिल, क्योंकि यूज़र मूव नल है, सही है, तो अंदर हम जाएंगे और फिर ये इसके बराबर नहीं है, तो ये थ्रो कर देगा इनवैलिड मूव, और हमारे पास एक एरर आ जाएगा यहाँ पे टू लोअर केस। अच्छा, मैंने कोडिंग के अंदर एक मिस्टेक की है, ये वाला इफ़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे दो केस के अंदर। अगर यूज़र मूव नल है तो अलर्ट कर दो और थ्रो न्यू एरर कर दो। उसके बाद एक और कंडीशन अलग से है कि अगर ये सिचुएशन है तो भी इनवैलिड मूव और थ्रो एरर। इसको दोबारा रन करते हैं। हम यहाँ पे गए, हमने यूज़र से इनपुट लिया, हमने कहा कैंसिल, ये आया नल के अंदर, इसने अलर्ट किया कि इनवैलिड मूव, और इसने फिर थ्रो कर दिया एरर्स। अब आप देख रहे हैं थ्रो क्योंकि एरर हो गया तो हमारा प्रोग्राम वहीं पे रुक गया है। ये सारे के सारे पहले भी बैक थे और अभी भी बैक ही हैं। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, दोबारा ट्राई करता हूँ, और मैं यहाँ पे गया कि, और मैंने यहाँ पे अगर मूव देखूँ तो कंप्यूटर 1 का मूव फ्रंट हुआ हुआ है, कंप्यूटर 2 का मूव बैक है, तो ये फ्रंट हो जाना चाहिए ना, लेकिन क्योंकि हम एरर थ्रो कर देते हैं तो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ता और यहाँ पे गेम ख़त्म हो जाता है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ फ्रंट जी। इस केस के अंदर क्या होगा, ये अंदर आएगा, नल वाले में नहीं जाएगा क्योंकि यूज़र मूव की वैल्यू क्या है, फ्रंट जी। ये आगे बढ़ेगा दूसरे इफ़ पे। टू लोअर केस जब यूज़र मूव को करेगा तो जो वैल्यू आएगी वो स्मॉल में आएगी, फ्रंट जी, और ये फ्रंट के बराबर नहीं है, ना ही ये बैक के बराबर है। तो क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ पे अंदर जाऊँ तो आप देख रहे हो ये अलर्ट पे आ गया और इसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये इनवैलिड मूव है। क्यों? क्योंकि ना ही ये फ्रंट थी ना ही ये बैक थी, और यही हमने कंडीशन में लिखा हुआ है। फिर थ्रो एरर हो जाएगा और कोई भी फ्रंट वगैरह में चेंज नहीं होगा। अब हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं और अब हम सही वैल्यू डालते हैं। हम यहाँ पे कहेंगे फ्रंट, और हम कैपिटल में भी फ्रंट लिख सकते हैं तो ये भी काम करेगा। मैंने कहा फ्रंट, ये अंदर नहीं गया। अब अगर ये यूज़र मूव डॉट टू लोअर केस को देख रहा है और ये कह रहा है कि ये फ्रंट के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये फ्रंट के बराबर है, इसलिए ये अंदर नहीं जाएगा और अब ये रेंडर कर देगा जो भी रेंडर करना था। ठीक है, तो हमारी जो वैलिडेशन की लॉजिक है वो बेहतरीन हो गई। हमने यूज़र से पूछ लिया आप क्या कह रहे हो, और उस बेसिस पे उसको असाइन भी कर दिया। अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें हो जाएं
तो फिर हमें क्या करना है, हमें फाइनली ये काम करना है कि इस सिचुएशन में हम यहाँ पे कहेंगे कि प्लेयर वन डॉट मूव, वो उसको असाइन कर दो यूजर ने जो अभी मूव बताया है, लेकिन टू लोअर केस। सही है। तो वट एवर द केस इज उसको असाइन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ बैक, तो आप देखेंगे कि ये बैक ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ फ्रंट, तो मेरा यूजर फ्रंट हो गया। ये ज़बरदस्त। तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ किसी भी पॉइंट पे कि फ्रंट चाहिए, या फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि बैक चाहिए, तो ये बैक हो जाएगा और यहाँ पे फ्रंट हो जाएगा। और अगर मैं कोई गलत वैल्यू दे देता हूँ तो ये एरर दे देगा इनवैलिड मूव, और सारे के सारे बैक ही रहेंगे। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई? ज़बरदस्त। अब फाइनल जो हमें चीज़ करनी है वो ये करनी है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर या इस गेम के अंदर हमें कैलकुलेट करना है विनर कौन है। और विनर हमारे पास तभी निकलता है फ्रंट या बैक के अंदर, जब हमारे पास ये कैलकुलेशन हो जाए कि कोई दो का सेम हो और तीसरे का सेम ना हो, तब हम निकाल सकते हैं कोई वैल्यू। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम तीनों के जो मूव्स हैं उसको कैलकुलेट करेंगे फाइनल रिजल्ट में। तो ये जो है हु इज़ द विनर, इसके लिए हम एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे। हम कहेंगे कॉन्स्ट कैलकुलेट विनर। ठीक है। इस विनर के फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले तो तीनों के मूव्स लाएंगे। हम यहाँ पे कहेंगे कॉन्स्ट, हम यहाँ पे कहेंगे फॉर एग्जाम्पल, या हम एक मैप भी ले सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन लेट से हम ये चेक करते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, इसका बेस्ट तरीका क्या है। लेट से हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 यूज़र्स हैं और बहुत सारे मूव्स की पॉसिबिलिटी है। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या तीनों के तीनों सेम हैं या डिफरेंट हैं, या फिर कौन से ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो लेट से हम यहाँ पे कहते हैं कि कॉन्स्ट, या हम यहाँ पे फर्स्ट चेक करेंगे इफ़, और लेट्स से हम इन तीनों को अरे में ले लेते हैं। तो हम कहेंगे कॉन्स्ट ऑल मूव्स इक्वल्स, और यहाँ पे हम कहेंगे कॉम्प 1 डॉट मूव, कॉम्प 2 डॉट मूव, और कॉम्प 3 डॉट मूव। ठीक है। ये हमने निकाल लिया एक अरे। कॉम्प 3 हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम प्लेयर 1 लेंगे। आई एम स्टिल थिंकिंग, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है लिखने और बात करने में, लेकिन चलें देखते हैं। फिर उसके बाद हम ये कहेंगे कि क्या सारे के सारे मूव सेम है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे के सारे फ्रंट दे दें या सारे के सारे बैक दे दें। तो फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कॉन्स्ट ऑल मूव्स आर सेम। इसके लिए हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं एवरी, कॉन्स्ट एवरी। अगर हम नॉट कॉन्स्ट एवरी बट द अरे डॉट एवरी, इसके अंदर हम कहेंगे कि क्या सारे मूव्स सेम हैं इन दिस केस। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आर ऑल मूव्स द सेम, लेकिन इसको मैं सेम नहीं कह सकता, आर फ्रंट, क्या सारे के सारे मूव्स फ्रंट हैं। अगर मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से रिटर्न करवाऊंगा मूव इक्वल्स टू मूव्स डॉट फ्रंट। सारे के सारे मूव्स फ्रंट हैं तो एक अलग कहानी होगी। इसी तरीके से मैं एक और मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, आर ऑल मूव्स बैक, और हम यहाँ पे यूज करेंगे बैक। ठीक है। अब हम यहाँ पे कोड लिख सकते हैं इफ ऑल मूव्स आर फ्रंट, या फिर ऑल मूव्स आर बैक। अगर ये सिचुएशन आ जाती है मेरे पास किसी केस के अंदर, तो मैं अलर्ट कर दूंगा कि नो बडी वन, कि कोई भी जीता नहीं है, और यहां से हम रिटर्न करा देंगे। तो इसका मतलब है कोड यहाँ इस फंक्शन के अंदर या इस इफ के अंदर खत्म हो जाएगा। अब लेट्स सी कि हमारे पास ये सिचुएशन आती है कि नहीं आती। मैंने यहाँ पे कहा फ्रंट, सारे फ्रंट थे। ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने कैलकुलेट विनर कहीं कॉल ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली ये कोड भी नहीं चला, हालांकि हमारे पास अच्छी सिचुएशन आ गई थी। तो हम यहाँ पे अब कहेंगे कैलकुलेट विनर, ताकि ये फंक्शन कॉल हो। कॉल होगा तो ये सारी सारी चीज़ें कैलकुलेट होंगी। तो अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फ्रंट, नहीं आया, मैं जाता हूँ कहता हूँ बैक, नहीं आया, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। फ्रंट, लेट्स सी, फ्रंट, नोप, बैक, नोप। लेट्स से कि हम जो मूव्स हैं उनको रैंडम नहीं करवाते, और हम कहते हैं कि मूव्स जो है वो दोनों सेम है। इसको मैं अभी टेम्परेरी तौर पे रख रहा हूँ ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सकें। ठीक है। तो ये हमने कहा कॉम्प 1 मूव जो है वो हो जाएगा मूव्स डॉट फ्रंट, और कॉम्प 2 जो है वो भी हो जाएगा मूव्स डॉट फ्रंट। ठीक है। लेट्स से हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमने हार्ड कोड कर दिया अभी रैंडमाइज करने के बजाय कि दोनों फ्रंट होंगे। तो इस केस के अंदर अगर मैं फ्रंट करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये बैक कैसे हुआ। एक मिनट, कॉम्प 1 का मूव फ्रंट है, कॉम्प 2 का मूव भी फ्रंट होना चाहिए। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी।
इनवैलिड मूव, मैंने कहा रिफ्रेश, मैंने कहा फ्रंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मैसेज आ गया नोबडी वन। तो मुझे कमांड शिफ्ट आर करना पड़ा था, आप कंट्रोल शिफ्ट आर करेंगे तो आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, मैं रिफ्रेश दोबारा करता हूँ और अब मैं कहता हूँ बैक। बैक के अंदर क्योंकि मेरा बैक था, दोनों फ्रंट थे, तो मेरे पास वो रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर मैं भी फ्रंट कह दूँ तो सारे के सारे फ्रंट होगा और यहाँ पे इसको कह देना चाहिए कि फ्रंट नोबडी वन। ठीक है, अब लेट से हम ये करते हैं कि हम दोनों को बैक कर देते हैं यहाँ पे कैलकुलेट मूव्स के अंदर, और अब मैं जाके कहता हूँ कि मैं भी बैक इस्तेमाल करूँगा, तो क्या होगा? नोबडी वन। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों बैक थे, तो इसीलिए कोई भी नहीं जीता। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। तो हमने रेंडर कर दिया, हमने कैलकुलेट मूव कर दिया, और हमने यहाँ पे वैल्यू भी बता दी कि ये किस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। चलिए, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि फ्रंट और बैक में अगर सेम आ जाएंगे तो हम क्या रिजल्ट दे रहे होंगे। बहुत अच्छी बात हो गई है। अब इसको मैंने वापस से रैंडमाइज कर दिया है, मैंने अपना हार्ड कोडेड कोड हटा दिया है। अब क्योंकि हम ये चीज़ देख चुके हैं कि ऑल मूव्स आर फ्रंट या ऑल मूव्स आर बैक नहीं है, लेट्स से ये सिचुएशन नहीं आती कि सारे के सारे सेम हो, क्योंकि अगर सारे सारे सेम होते हैं तो हमने पहले से अलर्ट लगा दिया कि वो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर इससे आगे कोड चला जाता है और ये रिटर्न नहीं होता, इसका मतलब है कि ये चीज़ सही नहीं थी, यानी कि हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा है जो कि सेम नहीं है। तो फिर हम देख सकते हैं कि क्या हमारे पास या कौन सा ऐसा यूज़र है जो अलग है बाकी दोनों से। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम चेक कर सकते हैं किस तरीके से। आई एम थिंकिंग लेट से हम यहाँ पे जाके कहते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, और हम यहाँ पे कहते हैं कि इंस्टेंसेस, हम ये देख सकते हैं कि एक जो आया है वो कौन सा है और जो दूसरे आए हैं वो कौन से हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट्स इक्वल्स, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास हम देखें, और हमें ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि प्लेयर 1 जीता है, प्लेयर 2 जीता है या प्लेयर 3 जीता है। तो क्योंकि हमारे पास ऑल मूव्स के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, हम देखेंगे कि इंडेक्स कौन सा है तीनों में से। तो लेट से हम यहाँ जाके कहते हैं कि हमारे पास कॉन्स्ट फर्स्ट वाला जो है, लेट से वो हमारे पास आ जाता है, और एंड आई एम ट्राइंग टू बिल्ड द एल्गोरिथम। इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं, लेकिन सबसे ईजी वे मेरे ख्याल से ये है कि हम रिजल्ट्स ले लें और हम यहाँ पे कहें कि मूव्स, और यहाँ हम कह सकते हैं फ्रंट, ठीक है, और फ्रंट के अंदर हम एक एरे ले लेते हैं और हम कहते हैं बैक, और उसके अंदर भी हम एरे ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मेरे पास ये लूप चल रहा है, सही है, और मेरे पास ये इंडेक्सेस हैं 0 1 2, तो हम क्या काम करेंगे कि रिजल्ट्स के अंदर हम सारे मूव्स पे पहले तो लूप चलाएंगे, जिसमें हमारे पास आ रहा होगा फ्रंट बैक ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर हम देखेंगे कि फ्रंट किस किस का आया है और बैक किस किस का है। हम इस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास रिजल्ट्स एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एरे है कि फ्रंट किस किस का और बैक किस किस का। ठीक है, अब हम चाहते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई ऑल मूव्स डॉट फॉर ईच, ताकि हम इस पे लूप चला सकें। लेट से हमारे पास ये मूव आ गया। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि console डॉट लॉग मूव, और हम ये भी कहेंगे कि इंडेक्स कौन सा है। ठीक है, मूव और इंडेक्स। फॉर ईच के अंदर जो सेकंड आर्ग्यूमेंट आप ले सकते हो वो इंडेक्स का ले सकते हो, और हम यहाँ पे इंडेक्स भी दिखा देंगे। ठीक है, तो अब लेट सपोज मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ फ्रंट, और अगर मैं console लॉग पे जाके देखूँ तो आपको नजर आएगा, लेट्स सी, ऑल मूव्स डॉट फॉर ईच console लॉग मूव और इंडेक्स। मुझे कमांड शिफ्ट आर करना पड़ेगा और ब्रेक पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे, या नहीं भी हटाएं तो हम आगे चल के इसको देख सकते हैं। तो मैं जाके यहाँ पे कहता हूँ कि भाई यहाँ पे हम जब पहुँचेंगे तब हम बात करेंगे। तो हम प्ले करते हैं, मैंने कहा मेरा फ्रंट होगा, ये यहाँ पे पहुँचा। अब आप देख रहे हैं कि इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो मूव्स हैं वो कौन कौन से हैं। ऑल मूव्स के अंदर पहला फ्रंट, दूसरा बैक, तीसरा फ्रंट, ये हमारे पास आया है। पहला जो फ्रंट आया है वो कंप्यूटर 1 का है, दूसरा जो आया है वो कंप्यूटर 2 का है, और तीसरा जो आया है वो प्लेयर 1 का है। तो अब जाके अगर मैं रिजल्ट्स देखूं तो मेरे पास एक रिजल्ट्स का ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें एक एरे है बैक और फ्रंट की। अब ये जाता है हर मूव पे लूप चलाता है। लूप चलाने के बाद ये कहता है कि भाई मूव कौन सा है, फ्रंट, और उसका इंडेक्स क्या है 0। तो हमारे पास जो console लॉग आएगा वो इस तरीके से आएगा कि फ्रंट 0 का आया है, यानी कि इस कंप्यूटर 1 का आया है, बैक कंप्यूटर 2 का आया है, और फ्रंट प्लेयर का आया है इन दिस केस, क्योंकि हमें पता है कि 0 1 2 पे कौन कौन मौजूद है। 0 पे कंप्यूटर 1 है, यहाँ पे कंप्यूटर 2 है, और 1 पे, और सॉरी इंडेक्स 2 पे प्लेयर 1 है। तो हम यहाँ पे ये काम करेंगे कि हम यहाँ पे मूव कर देंगे कि इफ मूव इक्वल्स टू मूव्स डॉट फ्रंट, सही है। अगर ऐसा है तो जिस बंदे का ये आया है, जिस इंडेक्स का ये आया है, उसको हम पुश कर देंगे फ्रंट पे। तो हम कहेंगे रिजल्ट्स डॉट पुश इंडेक्स।
ठीक है, और नॉट रिजल्ट्स डॉट पुश बट रिजल्ट्स डॉट फ्रंट डॉट पुश। इसी तरीके से अगर ये मूव फ्रंट नहीं आया तो इसका मतलब बैक है। इस केस के अंदर हम जो है वो बैक को पुश करा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसको चला के देखते हैं। कमांड शिफ्ट आर, मैंने कहा फ्रंट, क्योंकि तीनों सेम आ गए थे तो कोई भी नहीं जीता। चलें दोबारा ट्राई करते हैं, बैक। अब इस केस के अंदर क्या हुआ मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे दोबारा ब्रेक पॉइंट लगा दूँ और कमांड शिफ्ट आर करूँ, लेट्स से बैक, तो अब ये रिजल्ट्स पे आया, रिजल्ट्स के बाद ऑल मूव्स पे गया, ऑल मूव्स के बाद ये अंदर आया। इस पॉइंट पे रिजल्ट्स खाली है बैक और फ्रंट के तौर पे। मैं आगे चलता हूँ, मूव फिलवक्त कौन सा आया है, फ्रंट आया है, तो ये जाएगा और 0 इंडेक्स को पुश कर देगा फ्रंट की एरे में। तो अब अगर मैं इस रिजल्ट्स को देखूं तो आप देखें रिजल्ट्स के अंदर फ्रंट के अंदर 0 आ गया। तो मुझे पता है कि कंप्यूटर 1 जो कि 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है हमारे कोड के अंदर, यहाँ पे कंप्यूटर 1 का मूव जो है वो 0 था, वो फ्रंट था। फिर ये चला अगले लूप के अंदर आया या अगली इटरेशन के अंदर आया, अब इंडेक्स 1 है तो इस पे जो मूव पड़ा हुआ है वो है फ्रंट। तो ये मजीद आगे चलेगा और कहेगा अच्छा फ्रंट के अंदर एक और पुश कर दो। अगर मैं अब रिजल्ट्स को देखूं तो फ्रंट के अंदर 0 और 1 आ गया। इसका मतलब कि कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 दोनों फ्रंट हैं। तो अब ये जब आगे जाएगा तो तीसरा जो बचा है वो ऑब्वियसली प्लेयर है, तो प्लेयर का बैक होगा, क्योंकि सबके सेम नहीं थे इसलिए मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ अब आगे चल के तो हमारे पास ये बैक के अंदर पुश कर रहा है इंडेक्स 2 को। और अब अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि फ्रंट के अंदर 2 हैं जो कि 0 और 1, यानी कि कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2, और बैक के अंदर हमारे पास कौन मौजूद है, प्लेयर। तो इस सिचुएशन से हमें पता चल गया कि कौन मौजूद है कहाँ पे। तो हम फाइनली ये काम कर सकते हैं कि हम देखेंगे इफ़ यहाँ पे अगर हमारे पास देखा जाए कि फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इफ़ रिजल्ट्स डॉट बैक डॉट लेंथ इक्वल्स टू 1, अगर बैक के अंदर एक मौजूद है जो कि अभी सिचुएशन है, बैक की जो लेंथ है वो 1 है और उसके अंदर का जो इंडेक्स है वो 2 है, ठीक है। अगर हमारे पास बैक की लेंथ जो है वो 1 है तो हमारे पास जो भी विनर है उसने बैक चूज किया हुआ है। और अगर हमारे पास ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि दूसरे की लेंथ 1 है, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास या हम यहाँ पे कह सकते हैं विनर मूव इज बैक, और यहाँ पे हम कह सकते हैं विनर मूव इज फ्रंट। अब ये विनर कोई भी हो सकता है, कंप्यूटर 1 विनर हो सकता है, कंप्यूटर 2 हो सकता है, कंप्यूटर 3 हो सकता है। इस पॉइंट पे सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि विनर का मूव क्या था। तो रिजल्ट्स के विनर का मूव था बैक इस सिचुएशन के अंदर। तो अब हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई विनर असल में है कौन, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं कि अब हम अनाउंस विनर का एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे हमने अपना एल्गोरिथम लिखा था इन्फॉर्म द विनर। तो इसके लिए हम एक नया फंक्शन बनाएंगे और हम कहेंगे अनाउंस विनर, कॉन्स्ट अनाउंस विनर, ठीक है। और अनाउंस विनर के अंदर हम क्या कहेंगे, यहाँ पे अगर हम लें तो हम रिजल्ट्स को पास करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो भी रिजल्ट्स आया, ठीक है, या रिजल्ट्स या हम रिजल्ट्स के बजाय कहेंगे मूव, जो मूव जीता है वो पास करेंगे, और हम यहाँ पे पास करेंगे इंडेक्स और अरे दोनों बोथ। तो हम यहाँ पे कहेंगे फॉर एग्जाम्पल जो भी इस एलिमेंट का अरे है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कह सकते हैं, लेट मी थिंक, हम यहाँ पे कहेंगे प्लेयर्स की अरे और इंडेक्स जो भी जीता है। तो हम इन केस ऑफ बैक हम यहाँ पे कॉल करेंगे अनाउंस विनर। अनाउंस विनर के अंदर हम मूव पास करेंगे, मूव क्या होगा, मूव डॉट बैक, क्योंकि हमारे पास बैक का मूव है जिसकी वैल्यू क्या है, बैक। दूसरी चीज हम क्या पास करेंगे, प्लेयर्स, कौन कौन प्लेयर्स है। तो हम यहाँ पे कहेंगे प्लेयर 1, सॉरी नॉट प्लेयर 1, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 और प्लेयर 1। ये 3 चीजें हम पास करेंगे एज एन अरे। और फाइनली हम इंडेक्स पास करेंगे कि कौन सा इंडेक्स जीता है। तो अगर मूव बैक था और उसकी लेंथ 1 है तो हम यहाँ जाके रिजल्ट्स बैक और इसका इंडेक्स 0 इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लीन अप करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमने असल में कहा क्या है। मूव बैक पास करेंगे, ये पास करेंगे और रिजल्ट्स पास करेंगे, ठीक है। ये अनाउंस विनर हो जाएगा अगर बैक है, और सेम कोड आ जाएगा अगर मूव फ्रंट है, लेकिन इस केस के अंदर हम फ्रंट का 0 पास कर रहे होंगे। तो ज़रा चलें देखते हैं होता क्या है। रिफ्रेश किया, मैंने कहा मैं फ्रंट ले रहा हूँ, इस केस के अंदर ये यहाँ पे आया और इसने
बहुत सारी चीज़ें की, बट हम ज़रा इसमें यहाँ पे चले जाते हैं और दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। मैंने कहा फ्रंट, या आया रिजल्ट्स पे, इसने रिजल्ट्स कैलकुलेट किए, मूव फॉर ईच पे आ गया, और हम अगर रिजल्ट्स को अभी देखें तो बैक के अंदर 1 है और फ्रंट के अंदर 2 हैं। बैक के अंदर जो इंडेक्स है वो 1 है। 1 हमें पता है अभी तक अपने कोड से कि 1 का मतलब होता है कंप्यूटर मूव या कंप्यूटर 2। यहाँ पे 0 कंप्यूटर 1 है, 1 कंप्यूटर या 0 इंडेक्स पे कंप्यूटर 1 है, 1 इंडेक्स पे कंप्यूटर 2 है, और इंडेक्स 2 पे प्लेयर 1 है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर तो रिजल्ट्स डॉट बैक डॉट लेंथ 1 है, यानी कि अगर हम रिजल्ट्स को गौर से देखें तो रिजल्ट्स में जो फ्रंट चूज़ किया वो कंप्यूटर 1 ने किया और प्लेयर 1 ने किया, जबकि कंप्यूटर 2 ने जो है वो बैक दिखाई तो वो जीत गया। तो अगर हम आगे चलें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हाँ यही सिचुएशन है, तो इसने अनाउंस करना है विनर विद द मूव्स बैक। कि कौन सा मूव था? बैक का मूव था। कौन कौन से प्लेयर्स हैं? कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 और प्लेयर 1। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम ये भी बताएं कि जीता कौन है। तो जीतने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि रिजल्ट्स की बैक एरे के अंदर ये वैल्यू क्या है, कौन सा इंडेक्स है। तो इसके लिए हम ये जो इंडेक्स है बैक 1 का ये पास कर रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। अब जब ये अनाउंस विनर में जाएगा तो हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि प्लेयर्स के अंदर 1 इंडेक्स पे कौन है, और इससे हम अनाउंस कर सकते हैं कि कंप्यूटर 2 जीता या 1 जीता या कौन जीता। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर हम यहाँ पे जाएं तो हम अनाउंस विनर के अंदर यहाँ पे जाके कह सकते हैं कि वैसे आपस की बात है, इस मूव की तो सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बट एनीवेज तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अलर्ट प्लेयर्स, और यहाँ पे हम कह सकते हैं इंडेक्स, और इसको हम कंबाइन कर सकते हैं मैसेज में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कॉन्स्ट मैसेज इक्वल्स, और हम बैक टिक के अंदर ये वेरिएबल लेंगे इज द विनर। सही है, और प्लेयर्स इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसको हम एक और वेरिएबल में ले लेते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे कॉन्स्ट विनर इक्वल्स, और यहाँ पे हम लेंगे प्लेयर्स इंडेक्स, और यहाँ पे हम कहेंगे विनर इज द विनर, और फिर हम यहाँ पे इस मैसेज को अलर्ट कर देंगे, और फिर हमारी कहानी यहाँ पे हो जाएगी ख़त्म। ठीक है, तो आई होप दिस मेक सेंस। अब इसको ज़रा ट्राई कर लेते हैं। मूव, जैसे मैं कह रहा था, मुझे नहीं लगता कि हमें बताने की ज़रूरत है, लेकिन आप यहाँ पे कह सकते हो बिकॉज दे चोज, और यहाँ पे आप कह सकते हो मूव। ठीक है, कि क्योंकि उन्होंने बैक चूज़ किया था इसलिए वो जीत गए और बाकी सबने नहीं किया। तो अब ज़रा इसको रन करके देखते हैं। हमने चूज़ किया फ्रंट, कंप्यूटर 1 इज़ द विनर बिकॉज दे चूज़ बैक। ठीक है, अगर हम गौर से देखें तो इस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ, कंप्यूटर 1 ने बैक चूज़ किया था, इन दोनों ने फ्रंट चूज़ किया, तो ये नहीं जीते और कंप्यूटर 1 जीत गया। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ बैक, कोई भी नहीं जीता, तीनों ने सेम चीज़ें बोली थी। फिर अब मैंने जाके देखा तो इंटर योर मूव फ्रंट या बैक, तो अब मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल फ्रंट। तो अब क्या हुआ, अब ये इस लूप के अंदर आया, आगे बढ़ा, इसने सारे लूप्स देखे, इस बार फ्रंट के अंदर 2 हैं और बैक 1 है, तो अभी ये इसमें चला गया, इसने अनाउंस विनर किया। अब मैं प्लेयर्स के अंदर देख रहा हूँ कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 और प्लेयर 1 में से कौन सा इंडेक्स जीता है? 1 जीता है, तो इसका मतलब है कि ये विनर हुआ कंप्यूटर 2, और हमने ये पूरी स्ट्रिंग बना ली कि कंप्यूटर 2 इज़ द विनर बिकॉज दे चोज बैक। तो अगर मैं इसको अलर्ट कर दूँ तो यहाँ पे विनर आ गया। ठीक है, अब इसको ज़रा 2-3 दफ़ा ट्राई करते हैं। मैंने रिफ़्रेश किया, मैंने कहा फ्रंट, प्लेयर 1 जीता। क्यों? क्योंकि मैंने फ्रंट लिया हुआ है, दोनों ने बैक लिया हुआ है। इसी तरह मैं अब जाता हूँ, मैं कहता हूँ बैक, प्लेयर 1 इज़ द विनर, फिर मैं जीत गया क्योंकि मैंने बैक किया, बाकी दोनों ने फ्रंट किया। अब मैं जाके दोबारा कहता हूँ फ्रंट, प्लेयर 1, ये मैं ही जीतते जा रहा हूँ। अच्छा, अब कंप्यूटर 2 जीता, तो कंप्यूटर 2 ने बैक किया हुआ था, इन दोनों ने फ्रंट किया हुआ था, तो ये जीत गया। तो हमारा पूरा गेम जो है वो अब बन चुका है, क्योंकि जब भी बाकी दोनों कुछ और सेलेक्ट करते हैं और मैं डिफरेंट सेलेक्ट करता हूँ, या कोई कंप्यूटर डिफरेंट सेलेक्ट करता है और मैंने और एक और कंप्यूटर ने सेम चीज़ सेलेक्ट की, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, इसका यूएक्स जो है वो इतना ख़ास नहीं है, तो हम एक काम ये करेंगे कि ये जो रेंडरिंग वाली चीज़ हो रही है ना, इसके बाद कैलकुलेशन वाली चीज़ हम बाद में करेंगे। तो हम एक काम ये करते हैं कि कैलकुलेट विनर हम लेते हैं एक सेट टाइम आउट के अंदर, या इवन कैलकुलेट मूव्स भी आई एम थिंकिंग, क्योंकि हम बहुत जल्दी पूछ लेते हैं और उसके बाद फिर वेट करना पड़ता है और फिर उसके बाद कैलकुलेट मूव्स होते हैं, तो ये थोड़ी सी अजीब सी चीज़ हो जाती है कि कैलकुलेट मूव्स के बाद कैलकुलेट विनर। चलो इसको हम ले लेते हैं सेट टाइम आउट के अंदर, और इसको हम यहाँ पे 0 दे देते हैं। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या होता है अगर मैं लिखूँ फ्रंट, कंप्यूटर 2 इज़ द विनर, तो पहले ही अलर्ट आ जाती है और फिर ये अलर्ट कर रहा होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको दे दें फॉर एग्जांपल 1500, लेट्स सी फ्रंट। अच्छा, मेरे पास अलर्ट फ़ौरन से आ रही है। अलर्ट फ़ौरन से कैसे आ रही है
कैलकुलेट विनर इटसेल्फ जो कॉल होता है, अच्छा क्योंकि शायद मैंने वो नहीं किया, कमांड शिफ्ट आर, लेट्स सी, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ फ्रंट, ठीक है ना। अब इसने थोड़ा सा टाइम लिया और फिर उसके बाद ये बताया, तो हम इसको 1500 के बजाय 100 मिली सेकेंड करते हैं, रिफ्रेश, मैंने कहा फ्रंट, इसने फ़ौरन से अब बताया इसको रेंडर करने के बाद कि फ्रंट हुआ। अच्छा ये मैंने किया क्यों, इसको ज़रा जल्दी से बता रहा हूँ मैं। कैलकुलेट विनर अगर मैं ऐसे ही रख देता हूँ और मैं कहता हूँ फ्रंट, तो आप देखें कि ये पहले रिजल्ट बताएगा फिर रेंडर होगा कुछ, देखा, पहले रिजल्ट बताया अब रेंडरिंग हुई। इसके बजाय अगर मैं इसको सेट टाइम आउट में ले जाता हूँ तो ये ब्राउज़र के अंदर, हमें इसमें बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ब्राउज़र को ये बता देता है कि थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद ये काम करना। तो पहले हमने रेंडर किया, ब्राउज़र ने वेट किया, फिर कैलकुलेशन हुई, तो हमें पहले चीज़ नज़र आएगी और बाद में कैलकुलेशन होगी। तो मैंने कहा फ्रंट, नज़र आया, अब हमारे पास रिजल्ट आया, ठीक है। तो आई होप दिस मेक सेंस। अब इसको अगर आप चाहें तो आप इसको पूरा का पूरा एक लूप में चाहें तो चला सकते हैं, एंड दैट वुड स्टिल वर्क। फॉर एग्जाम्पल आप कैलकुलेट विनर के बाद दोबारा से मेन फंक्शन रन कर सकते हो और ये बार बार चलता रहेगा इन्फिनिट लूप के अंदर, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैलकुलेट विनर करने के बाद, जब आपने ये कैलकुलेट विनर कर दिया, आप मज़ीद सेट टाइम आउट लगा के पूछ सकते हो कि भाई सेट टाइम आउट, आपने यहाँ पे पूछा 15 सेकेंड के बाद, या नॉट 15 सेकेंड बट 1.5 सेकेंड के बाद आपने पूछा कॉन्स प्रॉम, और आपने यहाँ पे पूछा अगेन इक्वल्स प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आपने पूछा डू यू वांट टू प्ले अगेन, ठीक है। आप इस पर भी पूछ सकते हो या आप कंफर्म ले सकते हो फॉर एग्जांपल। तो कंफर्म के केस के अंदर हमारे पास येस या नो आता है, तो डू यू वांट टू प्ले अगेन, ओके या कैंसिल आएगा। आप चेक करोगे इफ़ अगेन हुआ है तो मेन को दोबारा से कॉल कर लो, ठीक है। अब इसको ज़रा चला के देखते हैं और पहले डीबग भी कर लेते हैं। मैंने कहा कि भाई यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ, तो मैंने रिफ्रेश किया। जब ये कैलकुलेट विनर हो जाएगा उसके बाद हम सेट टाइम आउट पे पहुंचेंगे और फिर इसको चला के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा फ्रंट, ये यहाँ पे पहुंचा, इसने रिजल्ट्स अनाउंस करने हैं, कौन कौन जीता। कंप्यूटर 2 जीत गया है क्योंकि कंप्यूटर 2 ने बैक किया हुआ है, बाकी सब ने फ्रंट किया हुआ है। मैंने कहा ओके, सेट टाइम आउट पे आया। अब ये पूछेगा कि आपको दोबारा खेलना है। कन्फर्म पे आया, कन्फर्म के बाद मैंने कहा प्ले, इसने बोला डू यू वांट टू प्ले अगेन। अगर मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा तो अगेन की वैल्यू हो जाएगी ट्रू। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो ये दोबारा अंदर जाएगा और अब ये दोबारा मेन को कॉल करेगा। अब ये पूछ रहा है कि आपका मूव क्या है, मैं कहता हूँ फ्रंट, ये दोबारा से सारी चीज़ें चलाएगा और हमें रिजल्ट बताएगा। तो वो सारा प्रोसेस दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाएगा जब तक आप इसको ओके करते रहोगे। कंप्यूटर 2 इज़ द विनर। अब आप दोबारा खेलना चाहो तो दोबारा खेलते रहोगे, ठीक है। हम एक काम ये करेंगे कि हम इसको पूछने के बाद कैंसिल कर देंगे। अगर मैं कहूँ कैंसिल, तो अब क्योंकि ये अगेन फॉल्स हो जाएगा तो ये नहीं जाएगा अंदर मेन के और हमारा गेम ख़त्म हो गया। अब कोई किसी से कुछ नहीं पूछ रहा। तो इसको ज़रा दोबारा से रन करते हैं। मैंने रिफ़्रेश किया, मैंने कहा मैं फ्रंट ले रहा हूँ, तो आपने देखा कंप्यूटर 2 इज़ द विनर बिकॉज दे चोज बैक। अच्छा, आप ये चाह रहे हो कि इसमें से थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगा दिया जाए तो भी आप ये काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो कैलकुलेट विनर जो है ना वो आप करो 2 सेकेंड बाद, ठीक है, तो भी ये चीज़ पॉसिबल है। तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल कैंसिल, मैंने रिफ़्रेश कर दिया और अब मैंने कहा फ्रंट, वेट किया इसने, कंप्यूटर 1 इज़ द विनर बिकॉज दे चोज बैक, कंप्यूटर 1 जीत गया। ओके, अब इसने पूछना है कि क्या हम दोबारा खेलना चाह रहे हैं। यस, तो आप यहाँ ओके कर दोगे। कौन सा मूव होगा, मैंने कहा बैक। अब मैंने बैक किया, कंप्यूटर 2 जीत गया इस केस के अंदर। फिर मैंने कहा अब मैं दोबारा खेलना चाहूँगा। ओके, अब मैं कहता हूँ फ्रंट, अब मैंने फ्रंट किया तो कंप्यूटर 1 ने बैक कर दिया। तो अलग अलग इसमें रिजल्ट आते रहेंगे, बट आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरीके से इसके साथ खेल सकते हैं। और ये कम्प्लीटली रैंडम चल रहा है। अब क्योंकि तीनों सेम है तो उसने कहा नो बडी वन। फिर ये पूछेगा डू यू वांट टू प्ले अगेन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ओवरऑल सिचुएशन हो जाएगी और इसको मैं 500 पे करके फाइनलाइज कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ आखिर में जो बस मैं बनाना चाहूँगा वो ये कि हमारी गेम का प्रोसेस चलता कैसे है। मेन से शुरू होता है, कैलकुलेट मूव होते हैं, सारे मूव कैलकुलेट हो गए, फिर उसके बाद रेंडर होता है, फिर सारे की सारी जो इमेजेस है वो रेंडर हो गई, फिर उसके बाद ये जाके थोड़ा सा वेट करता है और कैलकुलेट करता है हर चीज़ को, फिर विनर कैलकुलेट होता है, विनर अनाउंस होता है आखिर में जाके, और उसके बाद फिर हम आखिर में दोबारा से पूछते हैं कि गेम खेलना है दोबारा से या नहीं खेलना।
तो इसको हम यहीं तक रखेंगे और इसके जो फाइनल कोड स्निपेट है वो भी मैं शेयर कराऊंगा, बट मे बी दैट वुड बी इन अ डिफरेंट रिपोजिटरी। बट आई होप क्या इस वीडियो से आपने अच्छा खासा लर्न किया होगा डिफरेंट चीज़ों के लॉजिक कैसे बनाते हैं, या या किस तरीके से हम गेम के बारे में सोचते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट करके बनाते हैं। और इसकी मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी बिफोर, ये मैंने आपके साथ साथ अभी अभी बनाया है। तो व्हेन यू प्रैक्टिस मोर तो आप भी उस लेवल पे हो जाओगे इंशाल्लाह। इफ़ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल आई वुड हाईली इंकरेज यू टू प्रेस दैट थम्स अप बटन। इसको भूलिएगा मत, कमेंट में बताइए मुझे कि डिड यू लर्न समथिंग न्यू, आपको कैसी लगी ये वीडियो। और मेक श्योर के ऊपर जो बेल का आइकन है जिसमें लिखा हुआ होता है कि ऑल या प्रेफर्ड और समथिंग समथिंग, तो उसमें ऑल ज़रूर करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए उस बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।